वैदेही कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। ब्यान जैसे ही कमरे में आया वो उस पर बरस पड़ी। तुम मिस्टर ब्यान, खुद को ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हो क्या? तुमने दादी से यह क्यों कहा कि तुम मुझे हनीमून पर लेकर जा रहे हो? दादी के सामने नाटक करने की बात हुई थी, लेकिन तुम तो सच में तैयार हो गए। एक तरफ मुझे दूर रहने की बात करते हो और दूसरी ओर मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें ना उलझूं। लेकिन तुम तो हद पार कर रहे हो। अब बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो? वैदेही सवालिया नजरों से बयान को देख रही थी। बयान वैदेही के चुप होने का इंतजार कर रहा था। बयान ने धीरे और शांति से कहा, तुमने नाश्ता कर लिया है ना? हाँ। वैदेही हैरानी से बयान को देख रही थी। तुम टॉपिक चेंज मत करो। बयान ने टेबल के ड्रॉर से एक दवाई का पैकेट निकाला और उसमें से एक गोली निकाली और वैदेही के सामने बढ़ाई। ये दवाई खा लो। दवाई? किस चीज की दवाई? वैदेही ने सवाल किया। ध्यान ने वैदेही के हाथ में दवाई पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई तो खानी ही होगी। वैदेही ने गुस्से में वो दवाई बयान के हाथ में वापस रख दी। तुम्हारी दवाई तुम ही रखो, मुझे नहीं खानी। देखो वैदेही, तुम्हें ये दवाई खानी ही होगी। चलो जल्दी से खा लो। देखो सिर्फ एक ही गोली है। विहान दवाई लेकर आगे बढ़ा। वैदेही ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे कोई दवाई नहीं खानी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब देखो तब मुझ पर सिर्फ हुक्म चलाते रहते हो। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब मुझे मजबूरन अपना तरीका अपनाना होगा। विहान ने धमकी देते हुए कहा। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। वैदेही वहां से जाने लगी, तभी विहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। उसने कहा, तुमने खुद ही परमिशन दी है, बाद में रोना मत। वैदेही को पता था कि बयान जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। उसकी जवान लड़खड़ाने लगी। तुम क्या करने वाले हो? बयान ने उस दवाई को हवा में उछालते हुए अपने मुंह से पकड़ लिया और वैदेही के होठों की तरफ बढ़ा। उसने वैदेही के होठों पर अपने होठ रख दिए और एक डीप किस कर लिया। किस करते हुए उसने उस दवाई को वैदेही के मुंह में डाल दिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो उसके गले से उतर नहीं गई। वैदेही ने गुस्से में जोर से बयान को धक्का दिया और खुद से अलग किया। बयान ने अपने गीले होठों पर लगी लिपस्टिक को साफ किया। वैदेही ने गुस्से में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे छुआ भी कैसे? तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरे साथ? बिहान ने अपने गीले होठों को पोंछते हुए कहा, यह मेरा तरीका था तुम्हें दवाई पिलाने का। तुम्हें पसंद आया कि नहीं? वैदेही ने गुस्से में कहा, दवाई पिलाने का ये क्या भला तरीका हुआ? ऐसा कौन करता है? तुम्हें मैं पागल लगती हूँ क्या? तुम खुद ही देख लो, मुझे थोड़ा सा भी बुखार नहीं है। वैदेही ने बिहान का हाथ पकड़कर अपने गले के पास रख दिया। कुछ पलों के लिए दोनों ही खामोश हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। वो एक दूसरे की नजरों में प्यार ढूंढ रहे थे। वैदेही तुरंत होश में आई और उसने देखा बिहान का हाथ उसने पकड़ रखा है। उसने तुरंत उसे झटक कर छोड़ दिया। वैदेही बाहर जाते हुए अपने होठों को छूकर मुस्कुरा रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल के सारे अरमान जाग रहे हों। उसने खुद को कहा, नहीं वैदेही, कुछ भी ऐसा मत सोचना जिससे तुम्हें पछताना पड़े। ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होते। बार बार अपना दिल तोड़वाएगी और खुद बेवकूफ बन जाएगी। वैदेही ने खुद में ही बड़बड़ाती हुई बाहर लिविंग रूम में आकर बैठ गई। उसके पास कुछ काम नहीं था। पहले वो खुद को हर बार बिजी रखती थी, लेकिन यहाँ उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपने मोबाइल में कुछ ईमेल चेक किए और कुछ मैसेज किए। 1 घंटे तक वहां पर बैठे रहने के बाद वो कमरे में वापस आ गई। उसने बिहान को वहीं पर बैठा पाया। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस क्यों नहीं गए? बिहान ने कहा, कुछ दिन मैं यहीं पर घर से काम करूंगा। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, मतलब तुम्हारी शक्ल अब मुझे पूरा दिन देखनी होगी? मुझे यहाँ एक पल नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। वैदेही ने अपना पर्स उठाया और वहां से जाने लगी। यह देख बिहान ने कहा, रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा रही। बाहर मौसम ठीक नहीं है, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, अब तो मौसम के बहाने मुझे कैद करके रखोगे। मैं बता दे रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही हुक्म नहीं करने लगे हो? शादी करने की बात हुई थी तुम्हारी, हर बात मानने की नहीं।
मैं जा रही हूँ। बयान वैदेही को रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया। उसके साथ ज्यादा जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। वैदेही वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी वो घर से निकली। उसने एक ऑटो रोका और उसमें बैठ गई। वो ऑटो वाले को कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसने देखा कि कोई अचानक से आकर ऑटो में बैठ गया। वैदेही ने देखा वह बिहान था। वैदेही ने बिहान को हैरानी से देखा। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उतरो मेरे ऑटो से। बिहान ने कहा। तुमने ये ऑटो खरीद लिया है क्या? मैं तो इसी में बैठूंगा। वैदेही और बिहान को लड़ता देखकर ऑटो वाले ने कहा। सर जी, मैडम जी, आप लोग लड़िए मत। मैं आप दोनों को बारी बारी से छोड़ दूंगा। बोलिए, आपको कहाँ जाना है? वैदेही ने मन ही मन में सोचा। मुझे तो खुद भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। मैं तो ऐसे ही गुस्से में बाहर आ गई। अब मैं कहाँ जाऊं? बिहान ने ऑटो वाले से कहा। आप किसी अच्छे से ढाबे पर ले जाइए। मैडम को बहुत भूख लगी है। उन्हें खाना खाने के बाद दवाई भी तो लेनी है। सर जी, आप अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते हैं। ऑटो वाला हंसने लगा। वैदेही ने गुस्से में कहा। बस बहुत हुआ। मुझे अब कहीं नहीं जाना। वैदेही ऑटो से वापस उतरकर घर की तरफ जाने लगी। वैदेही आगे आगे चल रही थी और बियान उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक से वैदेही रुक गई और एक गहरी सांस ली और बियान की तरफ मुड़ी। उसने बड़े ही शांत आवाज में कहा। तुम्हें क्या चाहिए? बियान, तुम क्यों मेरे पीछे घूम रहे हो? बयान ने हिचकिचाते हुए कहा। पीछा और मैं? तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है। यह मेरा घर है और मैं यहाँ कहीं भी घूम सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। वैदेही ने कहा। तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे हमेशा छोड़ देते हो, ठीक वैसे ही। अब मैं छत पर जा रही हूँ। प्लीज वहां पर मत आना। वैदेही वहां से जाने लगी, लेकिन तभी बयान ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम छत पर मत जाना। वहां तेज हवा आती है। तुम्हें ठंड लग सकती है। बिहान की बात सुन वैदेही ने खुद के गुस्से को रोकते हुए कहा। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? तुमने कहा था हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। लेकिन तुम खुद अपना ये रूल तोड़ रहे हो। मैंने अब मान लिया है कि मैं तुम्हारी लाइफ का हिस्सा कभी नहीं बन सकती, और बहुत जल्द ये शादी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हमारे रास्ते कभी मिलने के लिए थे ही नहीं। तो इस तरह से फिक्र करने के बहाने मेरे करीब आने की क्या जरूरत है? मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बयान ने सीधा सवाल किया। मुझे सच जानना है। तुम मुझे हमेशा कहती थी कि 5 साल पहले जो हुआ वो पूरा सच नहीं था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। वैदेही ने पूछा। कौन हो तुम? बयान हैरानी से वैदेही को देखने लगा। क्या मतलब? वैदेही ने कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझसे जो सवाल कर रहा है वो कौन है। एक्स बॉयफ्रेंड, या प्रेजेंट हस्बैंड, या फिर वो बिहान बिरला जो फ्यूचर में एक्स हस्बैंड बनने वाला है? बिहान खामोश था। उसके पास वैदेही के सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये देख वैदेही मुस्कुराई। क्यों जवाब नहीं है? तुमसे मैं माफी मांग चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई। अब मेरे दिल और दिमाग में मैंने अच्छे से बिठा लिया है कि हमारा साथ होना रहना, वो चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में, हमारा रिश्ता गलत ही है और होगा। तो इस तरह से पास आना, मेरी परवाह करने का नाटक करना बंद करो। तुम जैसे पहले मुझसे दूर रहते थे, वैसे ही आगे भी रहो। इसमें दिक्कत क्या है? वैदेही वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी बयान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और कसकर उसकी बाहों को पकड़कर कहता है। तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। वैदेही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। बयान, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। बयान ने वैदेही को धकेलते हुए दूर किया। वैदेही ने कंफ्यूज होकर बयान को देखा। बयान, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? कभी पास आने की कोशिश करते हो, कभी ठुकरा देते हो। मैं कोई तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर नफरत करते हो तो करो, चाहे तो मुझे मार डालो। मैं उफ भी नहीं करूंगी। लेकिन इस तरह से खेल मत खेलो। ऐसे घुट घुट कर जीने से तो मर जाना अच्छा है। वैदेही ने अपना मुंह फेर लिया। बयान ने गुस्से में फिर से उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। तुम्हारा दिमाग खराब है? यह कैसी बातें कर रही हो? वैदेही के अपने सर में तेज दर्द हुआ और उसने अपना सर पकड़ लिया। मेरा सर। वैदेही दर्द से कांप रही थी। बयान ने घबराते हुए कहा।
वैदेही, क्या हुआ तुम्हें? बिहान ने तुरंत वैदेही को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले गया और बेड पर लिटा दिया। वैदेही ने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन बिहान ने उसे उठने नहीं दिया। उठो मत वैदेही, चुपचाप लेटी रहो। तुम क्यों मेरी बात नहीं मानती? वैदेही मन ही मन सोचने लगी, मुझे अपनी दवाई लेनी होगी, लेकिन कैसे? बिहान यहाँ से जाएगा नहीं। वैदेही ने कुछ सोचते हुए बिहान से कहा, ठीक है, नहीं हिलूंगी, लेकिन क्या तुम मुझे किचन से पानी लाकर दोगे? बियान ने कहा, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। बियान कमरे से बाहर आ गया। वैदेही ने तुरंत अपनी जगह से उठी और अपने पर्स से अपनी दवाई की शीशी निकाली और उसमें से एक टेबलेट लेकर मुंह में डाल दी और बिना पानी के ही गटक गई। वो खुद में ही बड़बड़ाई, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जब जब बियान से बहस होती है, तभी मेरे साथ ऐसा होता है। सुबह दवाई लेने के बाद भी मुझे दौड़ा पड़ा है। मुझे जावेदा से बात करनी होगी। वैदेही ने जावेदा को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया ही था कि तभी बियान पानी लेकर कमरे में आ जाता है। उसने वैदेही को खड़ा पाया तो वो तुरंत उसके पास गया। तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैदेही ने बियान का हाथ हटाते हुए कहा, मामूली सा सर दर्द था, अब ठीक हो गया है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बियान सोच में पड़ गया, इतनी जल्दी सर दर्द कैसे चला गया? बिहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन ये तुम्हें बार बार हो रहा है। तुम्हें एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। ठीक है, करवा दूंगी और रिपोर्ट आने पर तुम्हें दिखा भी दूंगी। अब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वैदेही मुंह फेर कर बैठ गई। तुम? बिहान बोलते हुए चुप हो गया। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और साथ ही वैदेही की फिक्र भी हो रही थी। बिहान का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसने वैदेही को वहीं अकेला छोड़ दिया और कमरे से बाहर आ गया। बिहान बाहर लॉन में बैठा हुआ था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा था। बिहान लॉन में बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने और वैदेही के रिश्ते में हुई कड़वाहट को कैसे दूर करे। वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। बिहान अपनी आंखें बंद किए प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। तभी वहां उसकी दादी आकर बैठ गईं। दादी ने बिहान के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मेरा बच्चा इतना उदास क्यों है? बिहान ने अपने पास बैठी दादी को गले से लगा लिया। दादी, मुझसे ये कुछ गलतियां हुई हैं और शायद उसे सुधारने के लिए बहुत देर हो गई है। दादी ने बिहान का हाथ अपने हाथ में लिया। अगर तुमसे गलती हुई है और तुम्हें इस बात का पछतावा है, तो तुम्हें इसका पश्चाताप करना चाहिए। बिहान ने दादी को हैरानी से देखा। पश्चाताप? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम किए हुए को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सुधार जरूर सकते हो। बिहान ने नाराजगी से कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब कुछ कैसे ठीक करूं। मैंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। दादी ने कहा, तुम्हें याद है जब तुम्हें बचपन में मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी, तब तुम्हारे दादाजी तुम्हें पढ़ाते थे। जब तुम छुट्टियों में गांव जाते थे, तुम्हें याद है उनकी पहली सीख कौन सी थी? बयान ने तुरंत जवाब दिया, जैसे उसके दिमाग में सब कुछ ताजा हो। उनकी पहली सीख यह थी कि प्रॉब्लम अगर समझ में ना आए तो शुरुआत से शुरुआत करो। उसके बाद देखो कि असली परेशानी कहाँ आ रही है। उसे पहले ठीक करो और फिर आगे बढ़ो। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सही कहा तुमने। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम कहीं पर फंस जाएं, तो हमें शुरुआत से शुरुआत करके अच्छे से सोचना चाहिए और परेशानी कहाँ है वो देखकर फिर उसका हल ढूंढना चाहिए। दादी की बात सुन बियान खुश हो गया और उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंट आ गया। उसने अपनी दादी को गले से लगा लिया। दादी, यू आर द बेस्ट। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप चुटकियों में सुलझा देती हो। दादी ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का हल मिल गया। अब मुझे बता, तुम और वैदेही हनीमून के लिए कब जा रहे हो? बयान ने कहा, दादी, इस वक्त मैं कुछ और चीजों में उलझा हुआ हूँ और वैदेही की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अभी तो हम कहीं नहीं जाने वाले। दादी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैदेही की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक है, जैसा तुम दोनों ठीक समझो। वैसे वैदेही बहुत प्यारी बच्ची है। मुंह दिखाई में उस पर जो सवाल उठे, उससे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। शायद उसके परिवार में कोई नहीं है, यह जानकर मुझे बुरा लगा, लेकिन अब यही उसका परिवार है। तुम्हें उसे खुश रखना चाहिए। सबसे बड़ी दवा तो यही है।
दादी बोले जा रही थी, लेकिन बयान का ध्यान कहीं और ही था। उसने अचानक से दादी से कहा, दादी मुझे अभी कहीं जाना है, आप खाना खा लेना। बयान ने दादी के माथे को चूमा और वहां से चला गया। बयान सीधे कमरे में गया और वैदेही को देखने लगा। उसने देखा वैदेही बालकनी में बैठी हुई थी और ब्राउनी के साथ खेल रही थी। बयान सोफे पर जाकर बैठ गया। वो मनी मन सोचने लगा। दादी ने कहा, शुरुआत से शुरुआत करो। मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे वैदेही की पहेली सिर्फ राहुल तक नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जैसे उसका परिवार में उसने कहा था, उसकी एक दादी और एक छोटा भाई भी है। तो फिर वो शिवम के घर में क्यों रह रही थी? शिवम दूसरे शहर में रहता है, तो वो उससे कब और कहाँ मिली? और उसका खुद का परिवार कहाँ है? सब कुछ उलझा हुआ है। जब मैं ये देश छोड़कर गया, उसके बाद से अब तक वैदेही कहाँ थी, कैसी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे अब सब कुछ जानना है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करूं? बयान वैदेही को देखता रहा। वैदेही जब ब्राउनी के साथ खेलकर थक गई, तो वो कमरे में वापस आकर बैठ गई। उसने देखा बयान वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन उसने उससे कोई बात नहीं की। बयान ने वैदेही से कहा, वैदेही तुमने दवाई ली? वैदेही ने कहा, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे दवाई खिलाकर बीमार मत बनाओ। अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं खुद देख लूंगी। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। बयान अपनी जगह से उठा और वैदेही की दवाई निकाली और वैदेही के सामने पानी के गिलास के साथ बढ़ाई। इसी वक्त मेरी आंखों के सामने दवाई लो, वरना आज सुबह पिलाई थी, वैसे ही दोबारा भी कर सकता हूँ। वैदेही ने घबराते हुए कहा, क्या? मेरे पास भी मत आना, समझे? वैदेही ने बयान के हाथ से दवाई ले ली और उसे एक झटके में पी गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, बस, अब शांति मिली तुम्हें? बयान ने कहा, अब तुम सो जाओ बेड पर। बयान की बात सुन वैदेही बेड पर लेट गई और चादर से खुद को पूरा ढक लिया। वो खुद में ही बड़बड़ाई, बदतमीज कहीं का, खड़ूस, अकड़ू और बहुत कुछ। बयान ने कहा, मुझे सब सुनाई दे रहा है। वैदेही ने कहा, हाँ तो सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ, तुमसे डरती नहीं हूँ, समझे? वैदेही ने चिल्लाते हुए अपना मुंह फेर लिया। विहान वैदेही के पास जाकर लेट गया। उसने देखा वैदेही ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो बस वहां लेटे हुए उसे देख रहा था। उसने वैदेही को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो रुक गया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे अब वैदेही से दूर नहीं रहना था, लेकिन हालात बहुत बिगड़ चुके थे, जिसे वो सुधार नहीं सकता था। दिल में प्यार था, लेकिन बहुत सारे सवाल भी थे, जिसके जवाब उसे ढूंढने थे। बिहान रात भर सोचता रहा। अचानक से उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आई। उसने देखा वैदेही नींद में बड़बड़ाई जा रही है। मुझे छोड़कर मत जाओ, बिहान, बिहान रुक जाओ। वैदेही को यूं बड़बड़ाता देख बिहान ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा थपथपाया। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। मैं यही हूँ, तुम सो जाओ। वैदेही ने बिहान का हाथ कसकर पकड़ लिया और थोड़ा सा शांत हो गई और गहरी नींद में चली गई। सुबह की पहली किरण के साथ वैदेही की नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ भारी सा है। उसने अपने बगल में देखा तो बिहान लेटा हुआ था, लेकिन वो सो नहीं रहा था, बल्कि उसे ही देख रहा था। उसने देखा उसने बिहान का हाथ पकड़ा हुआ था। वैदेही ने देखा बिहान मुस्कुरा रहा था। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया और उठकर बैठ गई। उसे उठते देख बिहान भी उठ गया। वैदेही ने नाराजगी से कहा, तुम ये क्या कर रहे थे? नींद में मेरा फायदा उठा रहे थे? मुझे तुमने छुआ भी कैसे? बिहान हंस पड़ा और जोर से एक अंगड़ाई ली और कहा, क्या कहा? मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा था? तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तुम्हारी वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं पाया। पता नहीं मुझे नींद आ जाती तो मेरे साथ क्या क्या करती। वैदेही ने बिहान को गुस्से में कहा, तुम तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझो। मुझे गुस्सा आया तो क्या कर लोगी तुम? बयान वैदेही के करीब आने लगा। तुम बस चिल्लाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। बस बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो। मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। वैदेही को गुस्सा आ रहा था। तुम्हें तो मैं, वैदेही कहते हुए चुप हो गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया और बयान से कहा, मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी, मैं जा रही हूँ वहां से। वैदेही अपनी जगह से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन वो दरवाजा खोल पाती उससे पहले ही बयान बीच में आ गया और वो पहले अंदर चला गया। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा,
बियान, तुम ऐसे कैसे बीच में जा सकते हो? बाहर निकलो, मुझे नहाना है। बियान ने वैदेही की एक बात नहीं सुनी। वैदेही गुस्से में वहीं खड़ी हो गई और बियान के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में बियान ने दरवाजा खोला। वैदेही के सामने बियान खड़ा था। बियान ने अपनी कमर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर पानी की बूंदें किसी झरने की तरह बह रही थीं। उसके पूरे बाल भी गीले थे। वैदेही ने जैसे उसे देखा, उसकी आंखें उसी पर जाकर टिक गईं। बिहान अपने सर को हिलाते हुए अपने बाल को झटकने लगा, जिससे पानी के छींटे सीधे जाकर वैदेही के चेहरे पर पड़े, जिससे वो होश में आ गई। उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसे आधे नंगे घूम रहे हो। तुम्हारे साथ कमरे में एक औरत भी रहती है। हाँ, तो क्या हुआ? ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ कैसे भी घुस सकता हूँ। और जो औरत यहाँ है वो मेरी ऑब्वियसली मेरी वाइफ है। और वैसे भी अगर मैं अपने कमरे में ऐसे नहीं घूमूंगा तो क्या पड़ोसी के यहाँ घूमूंगा? वैदेही की बोलती बंद हो गई। बिहान मुस्कुराते हुए आईने में अपने बालों को हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगा। वैदेही सोच में पड़ गई। ये डायलॉग तो कहीं सुने सुने से लगते हैं। उसने बिहान की तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की। बिहान, तुम? वैदेही अपनी बात आगे बढ़ा पाती उससे पहले ही बिहान ने कहा, वैदेही ऐसी खड़ी क्यों हो? मुझे मेरे कपड़े निकाल कर दो। वैदेही के मुंह से निकला, हाँ। वैदेही कंफ्यूज सी अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। वो बिहान के पहनने के लिए शर्ट देख रही थी। उसने पहले एक पैंट निकालकर बिना देखे पीछे खड़े बिहान पर फेंक दी। जल्दी से इसे पहनो। बिहान ने पैंट पहन ली। वैदेही ने एक शर्ट पर हाथ रखा ही था कि तभी बिहान उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। बिहान वैदेही के पीछे जाकर बहुत करीब खड़ा हो गया। मुझे ये वाली शर्ट नहीं पहननी, कोई दूसरी शर्ट दो। बिहान जानबूझकर वैदेही को छूने की कोशिश कर रहा था। यह वैदेही समझ रही थी। उसने बिहान को 2 से 3 शर्ट दिखाई, लेकिन वो मना करता रहा। वैदेही ने एक गहरी सांस ली और बिहान की तरफ मुड़ी। उसने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बिहान? तुम कर क्या रहे हो? बिहान ने अनजान बनते हुए कहा, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम ही हो जो अच्छी शर्ट नहीं दिखा रही। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वैदेही ने अपने दोनों हाथ बिहान के सीने पर रखे और मुस्कुराई और जोर से धक्का दिया। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। बिहान ने कहा, इसका मतलब तुम बहक रही हो, है ना? वैदेही बिहान से अपनी नजरें चुराने लगी। उसने खुद के जज्बातों को छुपाने की पूरी कोशिश की और बिहान से कहा, मुझे तुम्हारे होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अब मुझ पर कोई पैतरे असर नहीं करने वाले, समझे? बिहान भी मुस्कुराया। अच्छा, तो मेरे होने या ना होने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? बिहान वैदेही की तरफ बढ़ने लगा। वैदेही ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, हाँ, नहीं पड़ता। बिहान को अपनी तरफ बढ़ता देख वैदेही पीछे हटने लगी। बिहान जैसे जैसे आगे बढ़ता और वैदेही पीछे हट रही थी, लेकिन अचानक से वो अटक गई। उसने देखा वो खुली अलमारी के पास खड़ी थी और जाने के लिए रास्ता नहीं था। बिहान उसके करीब आकर खड़ा हो गया। वो वैदेही के चेहरे के पास अपना चेहरा ले आया और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। वैदेही भी अपनी आंखें बड़ी करते हुए बिहान को देख रही थी। वो दिखाना चाहती थी कि उसे उसके करीब आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असलियत में अंदर से उसकी हालत खराब थी। वैदेही की धड़कनें तेज थीं और उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बांध लिया था। बिहान की गर्म सांसें वो साफ साफ अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। बिहान ने वैदेही के चेहरे पर आती लट को धीरे से उसके कान के पीछे किया। वो वैदेही की ओर करीब चला गया। उसने वैदेही के पीछे अपना हाथ बढ़ाया। वैदेही ने अपनी आंखें बंद कर दी। अचानक से उसके कानों में आवाज आई, बहुत ही खूबसूरत है ये मेरी शर्ट। अचानक से वैदेही ने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा बिहान उससे दूर खड़ा था और उसके हाथ में ब्लू कलर की प्रिंटेड शर्ट थी। बिहान ने वो शर्ट पहन ली और वैदेही से कहा, वैदेही, क्या तुम मुझे इस पर मैचिंग टाई निकाल कर दोगी? वैदेही ने खुद को संभालते हुए कहा, खुद ले लो। वैदेही वहां से तेजी से बढ़ी और सावर लेने के लिए चली गई। अंदर जाते ही वैदेही ने अपना दिल थाम लिया। ये इंसान हार्ट अटैक करवाएगा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई हैं कि अभी सीने से बाहर आकर भाग जाएंगी। मुझे परेशान करने के लिए पता नहीं और क्या क्या करने वाला है।
मुझे खुद को उससे दूर रखना है। मुझे अपनी गलती दोहरानी नहीं है। जो इंसान कुछ दिन पहले मुझ पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी, आज भाई सब वो मुझ पर ट्राई कर रहा है। यह जरूर मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। वैदेही सावर लेकर जैसे ही बाहर आई, उसने देखा बयान कमरे में ही बैठा हुआ था और वहां पर बहुत सारा नाश्ता रखा हुआ था। वैदेही ने बयान से पूछा, तुम यहाँ नाश्ता क्यों कर रहे हो, नीचे सबके साथ क्यों नहीं? बयान ने कहा, दादी मॉम के साथ मंदिर गई हैं और डैड ऑफिस चले गए हैं। इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों हैं, तो मैंने नाश्ता यहीं पर मंगवा लिया। आओ बैठो, नाश्ता करते हैं। वैदेही ने कहा, तुम नाश्ता कर लो और ऑफिस चले जाओ, उसके बाद मैं नाश्ता कर लूंगी। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर नाश्ता करवाऊं, तो चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, बिहान ने धमकी देते हुए कहा। वैदेही चिढ़ते हुए, तुम हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मेरी मर्जी होगी तब मैं खा लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं। बिहान ने कहा, तुम कितनी जिद्दी हो वैदेही, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। नाश्ता तो तुम्हें अभी करना ही है, उसके बाद दवाई भी लेनी है, उसके बाद हमें हॉस्पिटल चेकअप करवाने जाना है। फिर से हॉस्पिटल? देखो बयान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे परेशान मत करो। मुझे ना तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता करना है और ना ही हॉस्पिटल जाना है। वैदेही बिहान के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। बिहान ने कहा, तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, हर बार मैं ही तो गलत होती हूँ और तुम सही। मैं ही हूँ जो तुम्हें मजबूर करती हूँ, वरना तुम तो इतने शरीफ हो कि अपनी मर्जी से मुस्कुराते भी नहीं हो। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानूंगी। वैदेही वहां से जाने लगी। ये देख बिहान ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठ गया और वैदेही के पीछे जाने लगा। वैदेही लिविंग रूम में पहुंची ही थी कि उसने देखा बिहान उसके पीछे ही है और उसे पकड़ने वाला है, लेकिन वो उसे पकड़ पाता उससे पहले ही वो तेजी से दूर चली गई। वैदेही बहुत खुश थी जब उसने बिहान को मात दी। उसने हंसते हुए कहा, बड़े आए मुझे पकड़ने वाले, आज मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली। बिहान ने कहा, देखो वैदेही, तुम्हें नाश्ता तो करना ही होगा। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मेरी सेहत का ध्यान मैं खुद रख लूंगी, इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैदेही बिहान से बचते हुए कहती है, तुम ऑफिस क्यों नहीं चले जाते? उसके बाद मैं अच्छे से नाश्ता भी करूंगी और दवाई भी ले लूंगी। तुम बस जाओ यहाँ से। बिहान ने वैदेही को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उससे भाग रही थी। वैदेही, तुम मेरी आंखों के सामने नाश्ता करोगी और मैं खुद तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाऊंगा। बड़े आए मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने वाले, पहले पकड़ कर तो दिखाओ। मैं तुम्हारे हाथ आऊंगी तब मुझे लेकर जा पाओगे ना? बिहान हंसने लगा, तुम क्या छोटी बच्ची हो जो इतने नखरे कर रही हो? और ऐसे कौन भागता है? चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा बुरा सोचना मैंने छोड़ दिया है। अगर मुझे पकड़ नहीं सकते तो रहने दो, हार मान लो और चले जाओ। तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हें ऐसे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। वैदेही ने बयान से बचने के लिए सोफे की एक तरफ चली गई। बयान भी हार नहीं मानने वाला था। उसने एक बड़ी सी छलांग लगाई और सोफे के दूसरी तरफ पहुंच गया। वैदेही उसे बचने के लिए वहां से भागने ही वाली थी कि तभी बियान ने तेजी से उसे पकड़ लिया और सोफे पर बिठा दिया और उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। वैदेही ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। बियान, छोड़ो मुझे। बियान, बियान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बाबा हूँ जो तुम्हारे अंदर की चुड़ैल को पकड़ने आया हूँ। बियान की बात सुन वैदेही को गुस्सा आया। तुमने मुझे चुड़ैल बुलाया? तुम एक नंबर के राक्षस हो। बियान ने हंसते हुए कहा, हाँ, रब ने मिलाई जोड़ी, मैं राक्षस तो तुम चुड़ैल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तुम मेरे सामने नाश्ता करके दवाई लोगी और मेरे साथ हॉस्पिटल भी जाओगी। वैदेही अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बियान ने वैदेही को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी दरवाजे की बेल बजती है। वैदेही ने कहा, बियान छोड़ो मुझे, देखो दरवाजे पर कोई है, शायद दादी आई होंगी, है ना? तो छोड़ो, वरना उन्हें बुरा लगेगा कि उनका पोता अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव कर रहा है। वैदेही की बात सुन बिहान सोच में पड़ गया और आखिर में उसने हार मान ली और वैदेही को छोड़ दिया। वो दरवाजे के पास गया और उसे खोला।
उसने देखा दरवाजे पर एक अनजान आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बुके था। बिहान ने हैरानी से पूछा, यस, आप कौन, किसे मिलना है? बाहर खड़े उस आदमी ने कहा, जी मुझे वैदेही मैम से मिलना है। बिहान के पीछे खड़ी वैदेही ने कहा, जी मैं हूँ वैदेही, बोलिए क्या काम है? उस आदमी ने वैदेही के हाथ में फूलों का बुके दिया और कहा, मैम ये आपके लिए, और साथ में यह भी है। उस आदमी ने वैदेही को एक कार्ड दिया और कहा, मैम ये मेरे बॉस मिस्टर अश्विन कुंद्रा ने भेजा है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आपको पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। ये पार्टी का इनविटेशन कार्ड है, देखिए। मैं वैदेही आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही बयान उसके पास आ गया। बयान ने वैदेही के हाथ से इनविटेशन कार्ड ले लिया और कहा, यह कहीं नहीं आने वाली या फिर जाने वाली। एक्चुअली ये बहुत बिजी है। वैदेही ने कहा, किसने कहा कि मैं बिजी हूँ? मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। वैदेही ने अपने फूल एक टेबल पर रख दिए और उस आदमी को जाने के लिए कह दिया। बयान ने देखा अश्विन ने उसे पार्टी में आने के लिए वैदेही को वीआईपी कार्ड दिया था। वैदेही ने वो इनविटेशन कार्ड बयान से मांगा। बयान, लाओ वो कार्ड मुझे दे दो। बयान ने कहा, नहीं, जब तक तुम मेरा कहना नहीं मानती तब तक तुम्हें ये नहीं मिलेगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं भी जाओ। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, तुम हर बार मेरे मामले में टांग क्यों अड़ाते हो? मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। बिहान ने भी चिढ़ते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो, बस 1 साल के लिए। वैदेही ने जैसे ही अपना बोलना खत्म किया, तभी अचानक से मालिनी और बिहान की दादी दरवाजे पर पहुंच चुके थे। दादी ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों क्या कर रहे थे? वैदेही, ये 1 साल वाली बात क्या है? वैदेही कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बिहान ने बात को संभालते हुए कहा, वो दादी, हम दोनों। बिहान अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले दादी बीच में बोल पड़ी, तुम दोनों बच्चे की बात तो नहीं कर रहे हो ना? सच सच बताना। दादी के चेहरे पर एक खुशी झलक रही थी। वैदेही ने तुरंत कहा, दादी ऐसा कुछ नहीं है। बिहान ने तुरंत वैदेही के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी ओर खींचा और चुप करवाया और कहा, हाँ दादी, ऐसा ही है। वैदेही ने उसे गुस्से से देखा, फिर दादी की तरफ देख मुस्कुराने लगी। दादी आप थक गई होंगी ना, आप आराम करिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बयान ने वैदेही को रोका, वैदेही तुम रहने दो, चाय रामू बना देगा, तुम चलो, तुम्हें नाश्ता करना है। बयान ने अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहा, दादी आपको कोई ऐतराज तो नहीं? दादी ने कहा, नहीं मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बयान ने दादी के सामने कहा, तो दादी को वहां से जाना पड़ा। बयान वैदेही को कमरे में लेकर आ गया। कमरे में आते ही वैदेही फिर से बयान पर भड़क गई, तुम खुद को समझते क्या हो बिहान बिरला? नीचे क्या बकवास कर रहे थे? तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो क्या? आज तुम मुझे बता ही दो कि तुम चाहते क्या हो। तुम्हें? बयान वैदेही की आंखों में देखने लगा। वो बस उसमें खो ही गया था कि उसने खुद को संभाला और अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब, मेरा, कि तुम अगर मेरी बात मानोगी तो अच्छा होगा। मैं तो बस नाश्ता करने के लिए ही बोल रहा हूँ ना, और तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर बयान बिरला, मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा ध्यान रखो। तुम्हें कर ही क्यों रहे हो? तुम तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते, ऊपर से तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार के लिए खतरा हूँ। और तुम यही नहीं रुके, तुमने ये भी कहा कि मैं एक लालची धोखेबाज लड़की हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि तुम एक बुरी लड़की का ख्याल क्यों रखना चाहते हो? मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे दोहरे बर्ताव से। वैदेही मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वो गुस्से में लाल हो रही थी। बयान खामोश खड़ा था, क्योंकि वैदेही ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। बयान ने एक गहरी सांस ली और कहा, आई एम सॉरी। वैदेही ने जैसे ही बयान के मुंह से सॉरी सुना, उसने मुड़कर बयान को देखा। बयान ने फिर एक बार कहा, मैं सच में तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुमने जो भी कहा वो सही कहा। मैंने ऐसा कुछ तुम्हारे बारे में सोचा था। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बुरी नहीं हो, और शिवम के बारे में भी गलत था। तुम लालची नहीं हो। मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। वैदेही कुछ वक्त तक बयान को देखती रही। बयान सर झुकाए खड़ा था। वैदेही ने कहा, मुझे यकीन नहीं है तुम पर। बयान ने कहा, मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ, बोलो, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूँ?
वैदेही ने सोचते हुए कहा, चलो ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें माफ करना है या नहीं, यह तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अपने कान पकड़ो और उठक बैठक करो, तब सोचूंगी। बिहान ने चौंकते हुए पूछा, क्या? वैदेही ने कहा, हाँ, तुमने सही सुना, लेकिन तुम्हें नहीं करना तो तुम्हें मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। बिहान सोच में पड़ गया। उसे कुछ ना बोलते देख वैदेही ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैदेही वहां से जाने लगी। तभी बिहान ने उसे रोका। रुको, मुझे मंजूर है। बिहान ने सचमुच अपने कान पकड़ लिए और उठक बैठक करने लगा। यह देख वैदेही सोच में पड़ गई। बयान सच में माफी मांग रहा है, यह सीरियस है। वैदेही ने तुरंत बयान को जाकर रोका। रुको, बस करो, वरना पैर दर्द करेंगे तो तुम मुझे ही दोष दोगे। वैदेही ने बयान को एक नज़र देखा और कहा, यह मत सोचना कि मैं पिघल गई हूँ। तुमने माफी दिल से मांगी है या नहीं पता नहीं, लेकिन सुनकर दिल को अच्छा लगा, इसलिए जाने दे रही हूँ। वैसे भी तुमने सुबह मुझे बहुत दौड़ाया है, अब मुझे भूख लगी है। वैदेही सोफे पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। विहान ने देखा वैदेही ने पूरा नाश्ता खत्म कर दिया। वैदेही ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, लाओ। विहान वैदेही को हैरानी से देखा, क्या? वैदेही ने कहा, मैंने नाश्ता खत्म कर लिया है, मुझे मेरी दवाई चाहिए। विहान खुश हो गया और उसने तुरंत दवाई निकालकर वैदेही के हाथ में दी। वैदेही ने बिना कोई आनाकानी किए वो दवाई पी गई। वैदेही ने विहान से कहा, अब तो तुम खुश हो ना, आखिर में तुमने अपनी मर्जी कर ही ली। बिहान ने कहा, थैंक यू। वैदेही ने कहा, मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे वो इनविटेशन कार्ड चाहिए, मुझे आज पार्टी में जाना है। बिहान खुश था, इसलिए उसने वो कार्ड वैदेही को दे दिया और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। बिहान ऑफिस में आकर अपने कैबिन में बैठा था। वो खुश था कि वो वैदेही की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि अश्विन कुंद्रा ने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। व्यान सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां पर उसका पार्टनर कमल आ जाता है। वो बयान के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर बयान, क्या आप मेरे इन पेपर्स पर साइन कर देंगे? ये बहुत अर्जेंट है। बयान ने कमल के हाथ से फाइल ले ली, लेकिन वो अपने में ही खोया हुआ था। ये देख कमल से पूछे बिना नहीं रहा गया, क्या हुआ? जब देखो तब मुंह लटकाए नजर आता है। तुमने कभी मुस्कुराना नहीं सीखा क्या? बयान ने कहा, इस वक्त कोई मजाक नहीं। कमल मुस्कुराया, अच्छा ठीक है, नहीं करता मजाक। अब बता, क्या बात है? बयान ने पूछा, मुझे बता, ये अश्विन कुंद्रा के बारे में क्या जानते हो? कमल ने कुछ सोचते हुए कहा, अश्विन कुंद्रा, हाँ, वो तो फेमस डिजाइनर है, उसका नाम टॉप 3 में गिना जाता है। पर्सनल लाइफ के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो अभी सिंगल है। अरे हाँ, आज तो उसने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, मेरी भाई भी वहाँ जाने के लिए कह रही थी। बयान ने कहा, मुझे वहाँ का इनविटेशन कार्ड चाहिए। क्या? कमल ने चौंकते हुए कहा, देखो बयान, तुम मेरी किडनी मांग लो, लेकिन उसकी पार्टी के इनविटेशन कार्ड का मिलना मुश्किल है। बयान अपनी जगह से उठ गया, मुझे बहाने मत सुनाओ, पार्टी शुरू होने से पहले यह काम हो जाना चाहिए। इसके लिए तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे चाहिए। बयान वहां से बाहर चला गया। शाम होते ही बयान वापस घर आ गया। उसने देखा वैदेही पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। कानों में डायमंड इयररिंग्स पहने हुए थे और गले में मंगलसूत्र था। मांग में सिंदूर, आंखों में काजल लगाए वो कहर ढा रही थी। वैदेही को देख बिहान की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो मन ही मन बुदबुदाया, ये लड़की तो आज सच में कमाल लग रही है, मैं तो चाहकर भी इससे दूर नहीं रह सकता। बिहान, खुद को संभाल, ये सही वक्त नहीं है खुद का काबू खोने का। बिहान धीरे से वैदेही के पास गया और कहा, तुम पार्टी में जा रही हो? वैदेही के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, हाँ। बिहान ने कहा, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। वैदेही ने बिहान को रोकते हुए कहा, ओह हेलो मिस्टर बिहान बिरला, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? बिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ पार्टी में। वैदेही ने कहा, तुम क्यों आओगे मेरे साथ? यहाँ सिर्फ मुझे इनविटेशन मिला है, तुम्हें नहीं, तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। बिहान ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा था, तुम्हें पता नहीं है ऐसी पार्टियों में लड़कियों का जाना सेफ नहीं है। वैदेही ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अश्विन कुंद्रा की पार्टी है, ऐसी वैसी थोड़ी ना होगी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो।
बयान ने वैदेही को कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है? तुम इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हो। पार्टी में जा रही हो, कुछ अच्छा पहन कर जाओ। वैदेही ने खुद को आईने में देखा। क्या हुआ, ये अच्छी नहीं है? तुम रुको, मैं कुछ और पहन कर आती हूँ। वैदेही दूसरी साड़ी पहनने चली गई। यह देख बयान हंसने लगा। वैदेही जब दूसरी साड़ी पहनकर आई तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो खुद में ही बड़बड़ाया, यह तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। वैदेही ने घूमते हुए बयान को दिखाया, ये देखो, ये कैसी है? बयान ने फिर से मुंह बिगाड़ते हुए कहा, यह भी ज्यादा खास नहीं है। वैदेही ने तीसरी साड़ी निकाली और पहनी, और तीसरी बार भी बयान उसे देख अपने होश खो रहा था। वैदेही ने फिर से पूछा, ये देखो, ये कैसी है? वरना तीन चार साड़ियां और भी हैं। बयान मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो हर साड़ी में खूबसूरत दिखती है, पता नहीं अगली साड़ी में कमाल दिख गई तो शायद मैं खुद को रोक ना पाऊं। बयान को सोचते हुए देख वैदेही ने कहा, क्या सोच रहे हो? बोलो ना, क्या ये ठीक है? बयान ने होश में आते हुए कहा, हाँ, ये ठीक है। वैदेही को शांति मिली। वो तैयार हुई और कमरे से जाने लगी, लेकिन वो दो ही कदम चली थी कि वो रुक गई। बिहान में खाना खाकर आऊंगी और मैंने अपनी दवाई साथ में ली है, वो मैं खुद ले लूंगी। वैदेही मुस्कुराई और वहां से चली गई। वैदेही के जाते ही बिहान ने कमल को कॉल किया। कमल, क्या मेरा काम हुआ? कमल ने उदास होकर कहा, तुम तो मेरा डिवोर्स करवाओगे। मैंने कितनी मुश्किल से अपनी वाइफ को मनाया है इनविटेशन कार्ड के लिए। तुम आओ, मैं तुम्हें देता हूँ। बिहान खुश हो गया। यू आर द बेस्ट। यह एहसान रहा मुझ पर। चलो, मैं मिलता हूँ। बिहान ने कॉल कट कर दिया और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गया। वैदेही कुछ ही देर में पार्टी में पहुंच गई। बिना कार्ड के पार्टी में एंट्री नहीं थी। उसने वहां पर अपना कार्ड दिखाया तो वो कार्ड देख मैनेजर ने उसे स्पेशल ट्रीट किया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम प्लीज, आप आइए ना, मिस्टर अश्विन आपका ही इंतजार कर रहे हैं। वैदेही जैसे ही अंदर गई उसने देखा वहां पर बहुत सारे गेस्ट मौजूद थे। हर कोई वेस्टर्न ड्रेस में था। वैदेही अकेली थी जो साड़ी में थी। मैनेजर वैदेही को अश्विन के पास ले गया। अश्विन ने जैसे ही वैदेही को देखा वो बस उसे देखता ही रह गया। वैदेही ने पहले कहा, हेलो मिस्टर कुंद्रा। वैदेही के बोलते ही अश्विन होश में आ गया। ओ, हेलो मिसेस बिरला। वैदेही ने कहा, आप सिर्फ वैदेही ही बुलाइए। अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, मेरे बुलाने पर आप आई। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मेरी मदद की थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे यहाँ पार्टी में इनवाइट करेंगे। जान सकती हूँ ये मेहरबानी किस लिए? अश्विन ने कहा, यूँ समझ लीजिए कि आपसे मदद चाहिए थी। आइए, एक जगह बैठकर बात करते हैं। वैदेही और अश्विन आमने सामने बैठे हुए थे। अश्विन ने वैदेही को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, लेकिन वैदेही ने मना करते हुए कहा, जी नहीं, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पार्टी एंजॉय करने नहीं आई हूँ। मुझे बस जानना था कि फेमस डिजाइनर अश्विन कुंद्रा को मेरी जैसी मामूली औरत से ऐसा क्या काम पड़ गया कि उन्होंने खुद वीआईपी कार्ड देकर मुझे यहाँ इनवाइट किया। अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही खूब, मुझे आपका यूँ सीधी बात करना मुझे पसंद आया। चलो ठीक है, आप चाहती हैं तो मुद्दे की बात पर आते हैं। मुझे पता है कि आप बिजनेसमैन बिहान बिरला की वाइफ हैं। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि आपकी खुद की एक पहचान है। आपने आपका खुद का बिजनेस भी खूब अच्छे से हैंडल किया है, और आप बहुत अच्छी शेफ भी हैं। आप वैदेही मुस्कुराई, आप तो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। अश्विन ने वाइन के गिलास से एक सिप ली और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वो बोल रहा हूँ जो मैंने सुना है। लेकिन मैंने आप में सादगी देखी और वो मुझे बहुत पसंद आई। वैदेही ने पूछा, आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं एक डिजाइनर हूँ। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी डिजाइन की है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए उस साड़ी को पहनकर एक फोटो शूट करें। अश्विन ने अपने पास खड़े अपने असिस्टेंट से कुछ पेपर्स मांगे और वैदेही की तरफ बढ़ाए। मिसेज वैदेही, ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हैं। आप अपनी जो भी कंडीशन है हमें बता सकती हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे। वैदेही ने अश्विन से कहा, मुझे अच्छा लगा कि आपने इसके लिए मुझे चुना, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। अश्विन ने हैरानी से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ इतने बड़े ऑफर को मना करने की वजह क्या है? आपने तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी नहीं। वैदेही ने कहा, सच कहूँ
तो मना करने के बहुत सारे कारण हैं। आप बेस्ट हैं, आपके डिजाइन किए गए कपड़े भी बेस्ट हैं, लेकिन उसके लिए मैं बेस्ट नहीं हूँ। आई एम सॉरी, अब मैं चलती हूँ। वैदेही वहां से जाने लगी। ये देख अश्विन ने उसे रोका। वैदेही जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप बेस्ट हैं, एक बार सोच कर तो देखिए कि ये ऐड आपको फेमस बना सकती है। सब लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, सब आपको पसंद करेंगे। एक औरत को बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है और आप मना कर रही हैं। वैदेही ने अश्विन से कहा, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है मिस्टर कुंद्रा। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे जाने पहचाने, कोई मेरे बारे में बात करे या कोई मुझे पसंद करे। मैं वो हूँ जो गुमनाम रहना पसंद करती हूँ। आप अपने इस काम के लिए किसी और को खोजें। आप मेरे पीछे वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अश्विन ने कहा, लेकिन मिसिज वैदेही ये। अश्विन कहते हुए चुप हो गया। अगर कोई मना कर रहा है तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वैदेही ने मुड़कर देखा तो बयान सामने खड़ा था। बयान वैदेही के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके पास खड़ा हो गया। वैदेही, तुम अकेले क्यों आ गई? हम साथ में आने वाले थे ना? अश्विन ने बीच में बोलते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी पार्टी में बयान बिरला भी मौजूद है। बयान ने अश्विन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर अश्विन कुंद्रा। मुझे भी नहीं पता था कि आप मेरी वाइफ को इतनी अच्छी ऑफर देंगे। अश्विन ने मुस्कुराते हुए बयान से हाथ मिलाया। मुझे खूबसूरत चीजों की बहुत अच्छी पहचान है। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। वैदेही बयान को वहां देख हैरान थी। उसने अश्विन से कहा, मिस्टर कुंद्रा, थैंक यू आपकी ऑफर के लिए। अब हमारी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम यहाँ से जाना चाहेंगे। वैदेही ने बयान की तरफ देखते हुए कहा, बयान चलो हम चलते हैं। अश्विन ने वैदेही को रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? अश्विन कुंद्रा की पार्टी में आने का मौका सबको नहीं मिलता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आए हैं तो कुछ देर ठहर जाइए और पार्टी को एंजॉय कीजिए। बयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। अश्विन वहां से चला गया। बयान को अकेला देख वैदेही ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बयान? बयान ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ पार्टी एंजॉय करने आया हूँ। तुम्हारी तरह मेरे पास भी इनविटेशन कार्ड है। वैदेही ने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और बयान को देखा। बयान तुम? वैदेही आगे कुछ बोल पाती उससे पहले वहां पर एक खूबसूरत लड़की आ गई। वो लड़की एक मॉडल थी। वो बयान के पास आकर खड़ी हो गई। हेलो मिस्टर बयान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रही हूँ। मेरा नाम साइना है, मैं एक मॉडल हूँ। बयान ने वैदेही को छोड़ साइना की ओर ध्यान दिया। ओह, आपको देखकर लगता ही है कि आप एक मॉडल है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस साइना। साइना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरे दोस्तों से मिलना पसंद करेंगे? वो आपकी बहुत बड़ी फैंस है। बिहान ने कहा, हाँ क्यों नहीं। मैं इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे ना बोल सकता हूँ। साइना ने बिहान की बाह पकड़ते हुए वहां से ले गई। वैदेही बिहान को जाते हुए देख रही थी। ये कितना बेशर्म है। उसकी बीवी पास खड़ी है, फिर भी किसी और लड़की के साथ चला गया। हाँ सही भी है, वो क्यों मेरी तरफ देखेगा? सुबह माफी मांग ली, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो और मैं सोच भी क्यों रही हूँ उसके बारे में। वैदेही एक जगह खड़े होकर बिहान को देख रही थी। बिहान को 5-6 लड़कियों ने घेर रखा था। बिहान उनके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। वैदेही गुस्से में अपने हाथ की हथेली मसल रही थी। अश्विन वैदेही के पास आकर खड़ा हो गया। आप तो बहुत अच्छी पत्नी है। पति लड़कियों से घिरा हुआ है, लेकिन आप उप तक नहीं कर रही। ऐसी पत्नी तो सबको चाहिए। अश्विन हंसने लगा। वैदेही ने गुस्से में वहां से जाते एक वेट्रेस को रोका और उसके हाथ में पकड़े ट्रे में से एक पानी का गिलास उठाकर पी गई। लेकिन पीने के बाद पता चला कि वो पानी नहीं बल्कि शराब थी। हाँ छी, ये क्या था? कितना खराब टेस्ट है। अश्विन ने हंसते हुए कहा, वो खराब नहीं, वो शराब है। आप शायद गलती से पी गई। वैदेही अपना मुंह बिगाड़ने लगी। मैंने इससे भी ज्यादा कड़वे घूंट पिए हैं। यह तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वैदेही ने फिर से दूसरा गिलास उठाया और बिहान को देखते हुए पी गई। अश्विन ने उसे रोकते हुए कहा, मिसिज बिरला, आपको यह नहीं पीना चाहिए, आपको चढ़ सकती है। वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने आपसे कहा ना, मुझे मिसिज बिरला मत बुलाओ। मेरा खुद का नाम है वैदेही। सुना आपने? वैदेही। मुझे लगा नहीं था कि आपको इतनी जल्दी नशा हो जाएगा। मैं आपके हस्बैंड को बुलाकर लाता हूँ।
अश्विन बियान की तरफ बढ़ा, लेकिन वैदेही ने उसे रोक लिया। कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत जरूरी काम में व्यस्त है। पूछो क्या? वैदेही ने अश्विन से सवाल किया। अश्विन ने हैरानी से पूछा, क्या? वैदेही ने हंसते हुए कहा, वो फ्लर्ट करने के काम में बिजी हैं। एक काम करिए, आप मुझसे बात करिए। एक बात पूछूं आपसे? आपको अगर किसी को जोर से पंच मारना हो तो क्या आप वो करने से पहले सोचेंगे या फिर बिना सोचे ही मार देंगे? अश्विन हंसने लगा। ये कैसा सवाल है? हाँ, मैं सोचूंगा, और हो सके उतना लड़ाई से दूर रहूंगा। भला मुसीबत को क्यों गले लगाना? वैदेही ने कहा, आप तो बड़े डरपोक निकले। मुझे देख लीजिए, मैंने मुसीबत से शादी की है। देखिए मैं कितनी बहादुर हूँ। वैदेही जोर जोर से हंसने लगी। विहान ने वैदेही को अश्विन के साथ देख लिया और यह उसे पसंद नहीं आया। उसने देखा वैदेही लड़खड़ा रही थी और अश्विन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।